Hello everyone, I'm Tathagata Maja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट तरीके के जो ग्रीन रेवोल्यूशन और उनके ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू कितने अमाउंट में हमारे जो क्रॉप्स है वो इम्प्रूव हुए, कैसे उनको इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब के बारे में हमने अच्छे से काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच में डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग यार इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे होंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस के बारे में। तो बिना किसी ज़्यादा बात किए हम लोग सीधा एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच से चलेंगे। तो पहले तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस, तो ये डिजीज़ रेजिस्टेंस का अल्टीमेटली हमारा एम क्या था और क्यों हम चाहते हैं कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट ब्रीडिंग जो आपका मेकानिज़्म है या फिर प्लांट ब्रीडिंग जो टेस्टिंग है उसमें आपका इनकॉर्पोरेट हो। तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि डिजीज़ रेजिस्टेंस इसलिए होना चाहिए कि पिछले जो आपके सेंचुरी है या फिर पिछले जो आपका डिकेड्स है उसमें अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो क्रॉप हुआ है वो लॉस आपका किस लिए हुआ है, वो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होते हैं। और वो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होते हैं वो जनरली आपका रास्ट के कारण हो सकता है, या फिर ऐसे ही बहुत तरीके के जो डिजीज़ है उसके लिए हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनके अटैक से होते हैं। वो फंजाई हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट तरीके के जो अटैक्स होते हैं माइक्रोब्स की, इस माइक्रोब्स के अटैक से हो सकता है, या फिर बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं तो उस पेस्ट के अटैक से भी आपका क्या हो सकता है, वो प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल वो डिक्रीज़ हो सकता है। क्योंकि वो अगर डिजीज़ उसमें अगर आ जाए तो वो फिर हम खाने में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंट है ये प्लांट ब्रीडिंग में इनकॉर्पोरेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो पहले तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्ट्स द यील्ड ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीसीज स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी हम जहाँ पे रहते हैं, ये जो ट्रॉपिकल एरिया, तो इस ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है कि थोड़ा ह्यूमिड वेदर होता है। और जनरली आप लोग देखेंगे कि ह्यूमिड वेदर अगर किसी भी जगह पे हो तो उस जगह पे जनरली ये माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ठंड जो जगह होता है तो वहाँ पे जनरली ये माइक्रोब्स उतना ज़्यादा हावी नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाते। लेकिन ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये डिजीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रॉप लॉसेस कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट अप टू 20 to 30%। तो ये क्रॉप लॉसेस कितना हो सकता है, आपको एक एस्टिमेट दे रहा है कि 20 से 30% आपका ये लॉस हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा लॉस होगा। अगर आप एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी अगर देखेंगे या फिर अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें 20 से 30% लॉस मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में ये लॉस हो रहा है। और समटाइम इवन इन टोटल, तो टोटल में भी आपका 20 से 30% यहाँ पे लॉस हो सकता है। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवार दैट आर रेजिस्टेंट टू डिजीज एनहेंसेस द फूड प्रोडक्शन। तो आपका ये जो अगर आप कल्टीवार ऐसा डेवलप कर पाए जो कि आपको क्या देता है, डिजीज़ रेजिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है या फिर कैरेक्टर है ये प्रोवाइड कर पाए, तो वो आपके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। Resistance of the host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease and is determined by genetic constitution of the host plant। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज़ द एबिलिटी टू प्रिवेंट पैथोजन। यानी आपका जो होस्ट प्लांट है जिसमें कि ये जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब हो सकते हैं, पैथोजन जिसे आप कह सकते हैं, वो आके यहाँ पे रहेगा। ये जो होस्ट है इसमें क्या होता है कि उसका एबिलिटी को जज कर रहा है, और उसका जो एबिलिटी है यानी ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब को प्रिवेंट करने का जो एबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसका अल्टीमेट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो जेनेटिक मैपिंग जो आप कह सकते हैं इस पे अल्टीमेटली आपका डिपेंड करता है। Before breeding is undertaken, it is important to know about the causative organism and the mode of transmission। तो आपका एनसीईआरटी पे ये एक हॉटस्पॉट जहाँ पे आप कह सकते हैं, मैंने ऑलरेडी 2 स्टार यहाँ पे मार्क करके रखा है, ये आपका हॉटस्पॉट जगह आ चुका है जहाँ से इससे पहले भी क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। आप एकदम 100% लिख के ले सकते हो। तो क्या है कि जो डिजीज़
है हमारे सिलेबस में, तो जो माइक्रोब्स कॉज करते हैं, उन माइक्रोब्स जो कॉजेटिव एजेंट आप कह सकते हैं, उन कॉजेटिव एजेंट का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। और वो जो डिजीज़ होता है किस में होता है ये मेंशन किया गया है। इससे आपका मैट्रिक्स मैचिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू भी फैक्चुअल वाला पूछ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। क्या है कि सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई आर रस्ट। तो हमें पता है कि ये जो रस्ट होते हैं ये जनरली फंजाई से ही होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया है कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो यानी जो आपका रास्ट में जो आता है वहाँ पे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट आ सकता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन आ सकता है एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आ सकता है। ये सब कौन करते हैं? फंजाई करते हैं। और ये अगर आप पुराने जो 2006 से पहले का जो एनसीईआरटी का किताब है उसमें जो वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर होता है ना, उसमें क्या है कि वो फंजाई में इन सब का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो करता है वो आई थिंक कुछ नाम था, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ऐसा उनका नाम भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। लेकिन अभी के लिए वो एनसीईआरटी पे बिल्कुल भी नहीं मेंशन नहीं है, और आपके नीट के लिए भी वो और रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद क्या है, बाई बैक्टीरिया ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक सिंगल एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसीलिए ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला चीज़ कि प्लांट में एक बैक्टीरियल जो डिजीज़ है उसका एग्जाम्पल दो, तो उस एग्जाम्पल क्या होगा? ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। यानी क्रूसीफेरी जो फैमिली है, उस क्रूसीफेरी फैमिली में जो मेंबर्स है, जो प्लांट्स हैं, उस प्लांट्स में ये डिजीज़ हो सकता है। इसके अलावा वायरस का तो आप लोगों को पता ही होगा कि टोबैको मोजाइक हो सकता है, टर्निप मोजाइक हो सकता है, यहाँ तक कि चिली मोजाइक वायरस भी हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत तरीके के जो मोजाइक होते हैं, जनरली मोजाइक डिजीज़ जिसमें कि ये मोजाइसिज्म आ जाता है उनमें, तो ये जनरली वायरल होता है। ये आपको आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे चीज़ है जो कि आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जहाँ पे थियोरेटिकल अप्रोच, यहाँ पे एनसीईआरटी पे थियोरेटिकल अप्रोच से लिखा गया है। तो ये थ्योरी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन इसके बाद ये जो चैप्टर में ये जो एक चार्ट दिया है ना, ये चार्ट आप एकदम क्या कर लो, आप एकदम चाट लो इसको, एकदम चाट के गीला कर लो, क्योंकि इस चार्ट से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एकदम आप कहीं पर भी किसी जगह पे लिख लो, यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट पे लिख के जाओ। आप अगले साल एग्ज़ाम के बाद आके बोलना मुझसे कि यहाँ से ये जो लिस्ट है 9.1, टेबल 9.1, और एक और अगले वाला लिस्ट है यहाँ पे टेबल 9.2, इन दोनों में से किसी ना किसी टेबल से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं यहाँ पे ये थ्योरी भी पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट क्या है, वो टेबल जो है 9.1 या फिर 9.2, 9.1 एंड 9.2 दोनों ही टेबल आपको अच्छे से रेडी करना है। आप किसी भी निमोनिक्स का हेल्प ले सकते हो, किसी भी तरीके से आप कैसे भी करके उनको याद कर लो। ये मेरा अल्टीमेट आपके लिए एक सजेशन होगा। तो मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में क्या कह रहा है कि ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाई द कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक। जो हमें ऑलरेडी पता है कि कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है कि चलो दो जो ब्रीड है उनको सिलेक्ट किया और उन दोनों को अल्टीमेटली हम लोग क्रॉस करवा दिया, जिनका कि वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग में टेक्निक आते हैं कि चलो इसको बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग का जो मेथड है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो ब्रीडिंग मेथड में ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, आपका इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, ऐसे जो मेथड्स है उनसे हम पढ़े हैं, तो उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो आप कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक से भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये म्यूटेशन नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसमें कुछ जेनेटिक्स, जो उनका जेनेटिक मेकअप जो है उसमें कुछ चेंजेस के बारे में यहाँ पे बात ज़रूर आ रहा होगा। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है यहाँ पे कि म्यूटेशन का मतलब क्या, उनके जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कुछ चेंजेस करा जाएगा, और उसमें कुछ चेंजेस करके उसमें डिजीज रेजिस्टेंस वाला जो कैरेक्टर या फिर ट्रेट है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ठीक है। द कॉन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। तो ऑलरेडी हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर उसमें जिस जिस जनरेशन में हमारा ये डिजीज रेजिस्टेंस आ जाएगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको मल्टीपल टाइम आपका इनब्रीडिंग के थ्रू या फिर सेल पॉलिनेशन के थ्रू हम उसका प्योर लाइन इवॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं।
Its steps are essentially identical to those for breeding of any other organ agronomic character such as high yield। तो हाई yield के लिए जो भी हम लोग करते हैं यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी वो बिल्कुल सेम टू सेम, यानी हम पहले जो वो वहाँ पे जो 5-6 जो स्टेप इससे पहले वाले लेक्चर पे पढ़े हैं वो बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल स्टेप्स के थ्रू हम लोग करेंगे। द वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप्स आर स्क्रीनिंग ऑफ जार्म प्लाज्म, यानी जो आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी आप कह सकते हैं, फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट, सिलेक्शन इवेल्युएशन ऑफ द हाइब्रिड्स एंड टेस्टिंग, एंड फाइनली रिलीज ऑफ न्यू वेराइटी जो कि हम कल्टीवार कह सकते हैं। तो ये एकदम सेम टेक्निक है यहाँ पे। इसके बाद आपका आ जाता है टेबल 9.1। ये इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। इससे आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन इस बार बनने का। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ जो क्रॉप वैरायटी है उस क्रॉप वैरायटी का नाम दिया है, उस वैरायटी का नाम दिया हुआ है, और वो वाला वैरायटी कौन से डिजीज़ का रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है। तो मैं पहले ही यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये वाला टेबल कुछ एक निमोनिक्स बना दूंगा, आपको निमोनिक्स से करा दूंगा, इसी लेक्चर पे मैं करा दूंगा। लेकिन पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये वाला निमोनिक्स मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, इसमें कुछ कुछ मेरा खुद का एडिशन था, लेकिन पूरा का पूरा मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूँगा। ये मैंने जो ओजोन क्लासेस, आप लोग आई थिंक जानते ही होंगे कि ओजोन क्लासेस जो विपिन शर्मा सर का है, तो उस चैनल से मैंने किया था। उस चैनल पे आई थिंक उन्होंने, अगर उस चैनल पे नहीं डला है तो उन्होंने उनका जो पुराना जो चैनल था विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल ऐसे नाम से, जो कि अभी एक रिनाउंड जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने उसको अंडरटेक कर लिया है। तो वो अगर आप इस चैप्टर का नाम देके उनका विपिन शर्मा नाम से आप सर्च कर लेंगे तो आपको यूट्यूब पे ज़रूर मिल जाएगा। तो ये वाला मैंने उन्हीं से पढ़ा था, इसीलिए मैं पहले ही यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये ट्रिक जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ इसका पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं है। हाँ, मैंने सर के ट्रिक्स में कुछ अपना मॉडिफिकेशन किया था ताकि वो मुझे याद रखने में हेल्प हो। तो अगर आप चाहो तो आप खुद भी अपना खुद का कुछ मॉडिफिकेशन बना सकते हो, या फिर मैं बनाना ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा है मानना है कि किसी का भी टेक्निक आपको पूरा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको खुद का उसमें कुछ ऐड करना चाहिए। अगर ऐड करके उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तब फिर आप पुराना जो जो दिया हुआ है उसी से कर लो। अगर फ़ायदा हुआ तो फिर तो आपको वहाँ पे ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपका खुद का वो बनाया हुआ चीज़ होगा। तो चलो, बहुत ज़्यादा बात हो गया यहाँ पे, अब शुरू करते हैं। तो व्हीट जो है उसका वैरायटी का नाम क्या है? हिमगिरी। और ये किस चीज़ से रेजिस्टेंट है? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हिमगिरी, अगर आप हिमगिरी हिम अगर आप नॉर्मल हिंदी में भी, या फिर आप अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप बंगाली में भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हिम जो मतलब है उसका मतलब है आपका बर्फ़, यानी जो आइस है। तो आइस जनरली हम लोग कहाँ पे देखते हैं? क्या हम समंदर पे आइस देखते हैं? नहीं ना। हम लोग कहाँ देखते हैं? वो हिल एरिया में। आप माउंट एवरेस्ट वगैरह जो बहुत सारे जो आपका हिली एरिया है, उस हिली एरिया पे ही आपको जनरली क्या दिखता है? आपको बर्फ़ दिखता है। तो आप क्या इससे याद रख सकते हैं कि हिमगिरी, इसमें ये ज़रूर आपका हिल बर्न का रेजिस्टेंस होगा इसमें। लेकिन हाँ, ये जो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट है ये आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस ट्रिक में नहीं आता है। तो इसको आई थिंक आप लोग याद भी रख पाएंगे, क्योंकि ये व्हीट है तो व्हीट का तो जो लीफ है आप लोगों को पता है कि उसमें रस्ट वगैरह हो सकते हैं। व्हीट राइस दोनों में ही ये रस्ट वगैरह जो डिजीज़ है वो हो सकते हैं। तो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकेंड आता है ब्रासिका। तो ब्रासिका का वैरायटी का नाम क्या है? पूसा स्वर्णिम। और इसका एक नाम ब्रैकेट में भी दिया हुआ है जो कि है कड़न राई। इसमें क्या डिजीज़ है? इसमें वाइट रस्ट है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अपना खुद का एक स्टोरी डेवलप किया। इस स्टोरी को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रासिका जो है, जो कड़न राई, राई मतलब आपका सरसों जो है, मस्टर्ड, तो उस मस्टर्ड को यहाँ पे समझा रहा है। तो मस्टर्ड आप लोग देखेंगे कि मस्टर्ड जनरली क्या होता है? ब्लैक होता है। और ब्लैक में अगर किसी भी ब्लैक में अगर वाइट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है, तो अगर ब्लैक में अगर किसी भी वाइट कलर का चीज़ आ जाए, तो जैसे कि आप लोग तो अभी आई थिंक क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर डिजिटल बोर्ड में अभी अगर हैबिचुएटेड हो तो आप लोग देखा नहीं होगा। लेकिन पुराने समय पे क्या होता था, यहाँ तक कि हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे समय में क्या होता था? ब्लैक बोर्ड होता था। अभी तो बहुत सारी जगह पे ग्रीन बोर्ड भी होता होगा, लेकिन हमारे जो स्कूल था वहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड था। तो ब्लैक बोर्ड में क्या होता था कि वाइट चॉक से लिखा जाता था। तो ब्लैक के साथ वाइट क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है।
तो यहाँ पे आप लोग आर्गू करेंगे कि नहीं, ये जो मास्टर्ड है ये तो वाइट मास्टर्ड भी होता है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ वाइट मास्टर्ड होता है, लेकिन जनरली आपका मास्टर्ड में क्या होता है, ब्लैक कलर का ही मिलता है। अगर आप किसी भी दुकान में जाके आप कह दो कि भैया ये थोड़ा मुझे सरसों का बीज दे दो या फिर सरसों दे दो, तो आपको वो वहाँ पे जो आपका ब्लैक मास्टर्ड ही देगा। वाइट मास्टर्ड अगर आप स्पेसिफाई कर दो तभी आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या ट्रिक बनाया कि ये जो पूसा स्वर्णिम जो है, ये क्योंकि इसमें जो है ये मास्टर्ड है, ये ब्लैक कलर का होगा, तो इसमें जो डिजीज़ का रेजिस्टेंस आएगा वो वाइट रस्ट आएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ आप कह सकते हो कि ये जो स्वर्णिम है ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो सरसों का तेल जो होता है ना, वो काफ़ी उसमें उसका जो स्मेल होता है बहुत ही अच्छा होता है वो। अगर आप कभी भी उसको देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, तो वो उसका जो स्मेल होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो उससे आप उसको अगर आप स्मेल करोगे तो उसमें जो स्वर्णिम आपका फीलिंग आता है, ऐसे कुछ स्टोरी के थ्रू भी आप याद रख सकते हो। ये जो मैंने अभी बोला, ये मैंने अभी अभी जनरेट किया, ये मैं भी खुद ऐसे याद नहीं किया था। तो ऐसे कुछ आप याद याद रख सकते हो। इसके बाद आपका आता है कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर मतलब आपका, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये अभी ठंड का मौसम आ रहा है तो आप लोगों ने कॉलीफ्लावर ज़रूर खाया भी होगा। तो इसका क्या है, इसका पूसा शुभ्रा या फिर पूसा स्नोबॉल K1। तो यहाँ पे पूसा शुभ्रा के साथ जो है हमारा ट्रिक रिलेटेड है, जो कि हमारे विपिन शर्मा सर ने दिया था। तो इसमें क्या क्या डिजीज़ है, इसमें ब्लैक रॉट, कार्ल एंड आपका क्या है ब्लाइट ब्लैक रॉट, ये जो कुछ डिजीज़ है ये इसके इसके लिए इसका रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या होता था कि मैं कॉलीफ्लावर का जो वैरायटी है उसका नाम भूल जाता था, तो इसलिए वहाँ पे जो सर ने जो ट्रिक दिया था वो काफ़ी अच्छा था, वो है कॉल सुब्रा। तो कॉल सुब्रा मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका कोई सुब्रा नाम का दोस्त है। हाँ, लड़की दोस्त है। दोस्त दोस्त तो हो ही सकता है, हमेशा लड़की मतलब गर्लफ्रेंड होगा ऐसा कोई किसने लिखा है, वो दोस्त हो सकता है। तो आपका अगर आप लड़की हो तो फिर तो आपका वही आपका दोस्त है। तो कॉलीफ्लावर जो है कॉल सुब्रा, यानी आप अपने दोस्त सुब्रा जो है उसको आप कॉल कर रहे हो, तो इससे आपका क्या हो जाता है, कॉलीफ्लावर का जो पूसा सुब्रा होगा वो आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ आपको डिजीज़ रेजिस्टेंस जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलीफ्लावर का जो मेन पार्ट हम खाते हैं वो किस कलर का होता है, पता है ना, वो वाइट कलर का होता है। वो बिल्कुल आपका यहाँ पे जो ब्रासिका का जो ट्रिक है उसका कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि ब्रासिका जो है वो ब्लैक कलर का था, तो उसमें आपका वाइट कलर कॉन्ट्रास्टिंग में बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए वो वाइट रस्ट से रेजिस्टेंस होगा। और अगर कॉलीफ्लावर, क्योंकि जो पार्ट हम खाते हैं वो क्योंकि वहाँ पे वाइट कलर का होता है, तो उसमें किस चीज़ का रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसमें ब्लैक रॉट या फिर जो आपका ब्लाइट ब्लैक रॉट में कार्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट जो है उससे रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपको तो ऑप्शन से मिलाना है, तो आपको जहाँ पे भी वो ब्लैक दिख जाएगा उसमें आप ये टिक कर सकते हो, क्योंकि कॉलीफ्लावर आपका वाइट कलर का होता है जनरली, और उसमें ब्लैक कलर किसी भी अगर आ जाए तो वो बहुत बुरा दिखेगा, इसीलिए आप उसको उस डिजीज़ उस डिजीज़ से आप मुक्ति पाना चाहोगे। और इसका आप याद रख सकते हो कॉल सुब्रा ये ट्रिक से। हाँ, ये जो पूसा स्नोबॉल K1 है इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि स्नो बॉल जो होता है, स्नो आपका वाइट कलर का होता है, तो आपका जो कॉलीफ्लावर जो है वो, अगर आप स्नो को अगर एक बॉल की तरह बना लो और उसमें नीचे से अगर आप कुछ थोड़ा सा अगर हरियाली अगर दे दो तो फिर वो करीब करीब आपका कॉलीफ्लावर की तरह ही दिखेगा। तो इसीलिए आप इससे पूसा स्नो बॉल जो है आप याद रख सकते हो। और इसके बाद आपका आता है काऊ पी। तो ये एक बेसिकली पी का वैरायटी है जिसका क्या नाम है, पूसा कोमल। और ये किस चीज़ से रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है बैक्टीरियल ब्लाइट। तो इसका ट्रिक आई थिंक आप लोगों को काफ़ी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जिसका नाम आएगा उसके बारे में आप लोग आई थिंक अगर यूट्यूब वगैरह देखते हो तो आप लोगों को पता होगा। और ये ट्रिक भी आपका विपिन शर्मा भैया ने दिया था। तो क्या है ट्रिक, क्या कि बीबी हैज़ कोमल काउ। तो बीबी तो आप लोगों को पता ही होगा कि बीबी की वाइन्स जो है आपका भुवन बाम का चैनल है, जो कि कुछ मज़ेदार वीडियो बनाता है, मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे ज़रूर। लेकिन हाँ, अभी प्रिपरेशन टाइम पे बिल्कुल मत देखना ज़्यादा। हाँ, अगर एक आध कभी रिलैक्सेशन टाइम में देख लिया तो ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ पे आपको आदत नहीं हो जाना चाहिए कि उसको देखे बिना मैं नहीं रह सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, ज़्यादा बात कर लिया। यहाँ पे जो है आप क्या कह सकते हो कि बीबी हैज़ कोमल काऊ।
तो मतलब क्या, भुवन बाम के पास एक कोमल सा गाय है, यानी काऊ है। तो क्यों उसके पास काऊ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि बीबी के पास एक काऊ है। तो बीबी से क्या आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट। तो आपका जो ये काऊ पी जो है, ये काऊ वहाँ से आ जाता है, बीबी कोमल काऊ। तो कोमल, यहाँ से आप पूसा कोमल याद रख सकते हो। तो बीबी के पास कोमल काऊ है, या फिर बीबी हैज़ कोमल काऊ, ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे बीबी फॉर बैक्टीरियल ब्लाइट, जिस डिजीज से रेजिस्टेंस है, और कोमल से आपका पूसा कोमल आ जाता है, और फाइनली काऊ जो है उसका काउपी से रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये वाला बहुत ही जो ज़बरदस्त एक अब तक एकदम आप ट्रिक कह सकते हो, ये भी हमें विपिन शर्मा सर, या फिर मैं भैया कहता हूँ तो विपिन शर्मा भैया ने ही दिया था। ठीक है। इसके बाद आपका फाइनली आता है चिली। तो चिली वाला आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने कभी भी जो चिली है वो ग्रीन चिली भी हो सकता है, रेड चिली भी हो सकता है। अगर आपने काफ़ी आपका तीखा होता है ये वाला चीज़, तो अगर आपने कभी भी ये टेस्ट किया है तो आपको वो हमेशा याद रख जाएगा कि यार बहुत उसका तीखा था। अगर अच्छा तीखा वाला कभी टेस्ट किया है, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तो छोड़ो। तो अगर कभी भी आपने इसको टेस्ट किया है तो आपको वो सदा याद रहेगा, यानी हमेशा याद रहेगा। तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है पूसा सदाबहार, यानी आपको हमेशा याद रहेगा या फिर आपको सदा याद रहेगा, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये वाला ट्रिक मैंने जनरली मैं बेसिकली खुद नहीं बनाया था, ये विपिन भैया का ट्रिक नहीं है। विपिन भैया ने भी ये पूरा जो लिस्ट है उसका एक ट्रिक बना रखा है, तो आप चाहो तो उनका वो वीडियो भी देख सकते हो। और हाँ, चिली का जो रेजिस्टेंस है ये तो बहुत ही आसान है कि चिली का तो चिली मोज़ाइक वायरस से रेजिस्टेंस होगा, और टोबैको मोज़ाइक वायरस से, क्योंकि ये मोज़ाइक वायरस तो आपका टोबैको, चिली इन सब में ही होता है। और लीफ कर्ल आप एक एक्स्ट्रा से याद रख सकते हो। तो आई होप कि ये वाला पूरा जो लिस्ट था इसको मैंने ये ट्रिक से काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया होगा। तो आप लोग अगर एक दो बार भी ये जो ट्रिक है इसको लिख लेंगे और थोड़ा अगर बार बार रिवाइज कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगा। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हिमगिरी जो है हमारे जनरली हिली एरिया पे ही हिम मतलब जो बर्फ़ दिखते हैं, तो यानी इसमें हिल बर्न का रेजिस्टेंस होगा ये, और इसके साथ साथ रस्ट का भी रेजिस्टेंस होगा, वो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट हो सकता है। इसके बाद ब्रासिका जो है, ब्रासिका मतलब हमारे हमें पता है कि ये हमें मस्टर्ड की बात कर रहा है। तो मस्टर्ड मतलब जनरली आपको ब्लैक मस्टर्ड मिलता है। तो ब्लैक मस्टर्ड मिल रहा है मतलब इसमें क्या होता है, इसमें वाइट रस्ट जो है, वाइट रस्ट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक कलर में वाइट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होता है। और ये अगर सरसों का तेल अगर आप कभी भी स्मेल करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा एक स्मेल आता है, तो इसलिए इसमें स्वर्णिम आपका फीलिंग आ जाता है उसको अगर आप थोड़ा स्मेल कर लो। तो इसीलिए ये है कि इसका वैरायटी का नाम है पूसा स्वर्णिम। कॉलीफ्लावर जो है उसका तो ठीक है कि कॉल सुब्रा, आपका कोई भी दोस्त है उस सुब्रा नाम का, तो उस सुब्रा को आपने कॉल किया तो इसीलिए आपका कॉलीफ्लावर में सुब्रा आ जाएगा। और कॉलीफ्लावर जनरली आपका क्या होता है, वाइट होता है, तो वाइट होने के कारण इसमें ब्लैक रॉट या फिर ब्लैक जो भी डिजीज़ में नाम में आएगा, तो उसका क्या होगा, उसका वो रेजिस्टेंस होगा। और इसके बाद आपका जो काऊ पी जो है, इसके है बीबी हैज़ कोमल कोमल काऊ। तो बीबी मतलब बैक्टीरियल ब्लाइट होगा, और उसके पास कोमल गाय है, तो कोमल मतलब पूसा कोमल, और काऊ पी का जो वैरायटी है वही पूसा कोमल है। फाइनली आपका चिली, अगर आपने कभी भी तीखा चिली खाया है तो आपको वो सदा याद रहेगा, यानी इसका हो जाएगा क्या, पूसा सदाबहार, और इसमें चिली मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस का रेजिस्टेंट होगा। तो ये आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और ये आपका हॉटस्पॉट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो अच्छे से इसको, अगर मेरे दिए हुए ट्रिक या फिर जो विपिन शर्मा जो भैया का ट्रिक है उससे अगर नहीं हुआ, तो आप खुद ऐसे ही बार बार देख के याद रख सकते हो, बार बार लिख के भी याद रख सकते हो, लेकिन याद ज़रूर इसको करना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि conventional breeding is often constrained by the availability of limited number of disease resistance genes that are present and identified in various crop variety और wild relative। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो आपका कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग है, उस कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक का जो ड्रॉबैक है या फिर जो उसका शॉर्टकमिंग है वो आपको बता रहा है कि कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग अगर आप करना चाहोगे तो वो कर तो सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि ये जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वाले जो जीन्स है या फिर इसमें जो ये जो वेराइटीज़ है ये काफ़ी कम देखा जाता है, या फिर जो वाइल्ड रिलेटिव होते हैं जिन जनरली वो जो फॉरेस्ट वगैरह में मिलते हैं तो उनमें ही मिलते हैं, तो ये काफ़ी कम है। लेकिन अभी क्योंकि जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा हमारा एडवांस्ड हो चुका है, तो अगर हम इसको इसमें अगर जेनेटिक्स को इनकॉर्पोरेट करके कुछ कर पाएंगे
तो वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है थोड़ा सा, और उसमें हम एकदम अच्छे से डिज़ायरेबल क्वालिटी भी डेवलप कर पाएंगे। तो इसके बाद यही कह रहा है कि इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस sometime leads to desirable genes being identified. Plants having these desirable character can be either multiplied or directly used in breeding. Other breeding methods that are used are selection among the somaclonal variants and genetic engineering. तो आपको genetic engineering के थ्रू भी आप ये म्यूटेशन वगैरह इसमें ला सकते हैं, और अगर आप आपको जो रिक्वायर्ड जो ट्रेड्स है वो अगर आपको मिल गए तो आप उसका सोमा क्लोन बना लीजिए, आपका ऐसा बहुत सारा कॉपी मिल जाएगा और उस कॉपी को ही आप अच्छे से कल्टीवेट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है उसके बारे में बोलेगा, और म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो ये वाला लेक्चर आई थिंक मैं यहाँ पे 9.2.3 से पहले ही रोक दूंगा, क्योंकि मैं अभी तो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादा लंबा लेक्चर अगर मैं रखूँगा तो आप लोग जनरली उसको देखते नहीं हो। और मैंने एक और चीज़ देखा कि आप लोग वीडियो अगर देखते भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या फिर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो ये मत करना, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो वो मुझे क्या मोटिवेट करेगा कि और भी ऐसे ही जो है वीडियो में लाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं मेरा स्ट्रैटेजी, या फिर कोई भी अगर आप वीडियो आपको चाहिए तो मेरे कमेंट में आप लिख सकते हो। तो इसीलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और क्या है मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि इसका जो है थोड़ा और भी लोगों के साथ ये लोगों के न्यूज़ फीड में या फिर जो आपका यूट्यूब फीड में ये रिकमेंड हो पाए वीडियो। तभी हम लोग क्या है बहुत लार्ज ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, और इससे क्या होगा आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या कह रहा है कि म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन्स रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट दैट आर नॉट फाउंड इन क्या है पेरेंटल टाइप। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जो बेसिक म्यूटेशन का डेफिनेशन है वही दिया गया है कि उसमें आपका जेनेटिक जो सीक्वेंस है या फिर जेनेटिक जो मैपिंग जो है उस मैपिंग में कुछ वेरिएशन लाया जाएगा, और उस वेरिएशन के चलते क्या होगा कि कुछ नया कुछ कैरेक्टर इसमें डेवलप हो जाएगा या फिर नया कैरेक्टर इसमें आ जाएगा जो कि पुराने जो पेरेंटल था उसमें नहीं था। इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशंस लाइक गामा रेडिएशन and selecting and using the plant that have the desirable character as a source in the breeding is a process called mutation breeding। तो हमें जो पहले कह रहा था कि ये आपका कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू भी आप ये डिजीज रेजिस्टेंस ला सकते हो, आप ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग का जो पूरा टेक्निक है, ये पूरा टेक्निक आपको यहाँ पे बोल दिया कि आप उसमें कुछ जो आपका म्यूटेटिंग जो एजेंट है या फिर आप जिनको आप म्यूटाजेन कहते हो, उस म्यूटाजेन के थ्रू आप उसमें म्यूटेशन इंड्यूस करो, और इंड्यूस करके अगर उसमें वो जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है जो तुम्हें चाहिए वो अगर तुम्हें मिल रहा है तो फिर उसको आप तुम क्या कर सकते हो प्योर लाइन इवॉल्व कर लो और ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप क्या कहेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल दे रहा है जो कि आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ये इससे पहले भी आई थिंक पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये हॉटस्पॉट है, इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्या है कि इन्हें मूंग बीन द रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो मूंग बीन है, मूंग तो आप लोग जानते ही होंगे कि मूंग का जो दाल होता है वो हम लोग खाते हैं। तो इन मूंग बीन ये जो येलो मोजाइक वायरस है वो तो जनरली येलो कलर का ही होता है जो मूंग का बीन होता है। तो उसमें येलो मोजाइक वायरस के जो रेजिस्टेंस है येलो मोजाइक वायरस से, तो ये रेजिस्टेंस कैसे आया था, ये आपका ये म्यूटेशन ब्रीडिंग से आया था। और आपका जो पाउडरी माइल्ड्यू जो था उससे भी जो रेजिस्टेंस है ये म्यूटेशन के थ्रू ही इंड्यूस किया गया था। तो मूंग बीन में जो आपका दोनों टाइप के जो रेजिस्टेंस है वो कैसे इंड्यूस किया गया था म्यूटेशन के थ्रू। तो ये आपके लिए एक हॉटस्पॉट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसके साथ एक और आप लोग कभी कभार उसमें आप कंफ्यूज होते होंगे कि इसके साथ आपका यहाँ पे नीचे एक पड़वानी कांति नाम का एक जो आई थिंक भिंडी का एक
आपका वैरायटी है जिसमें भी ये आपका येलो मोजाइक वायरस से रेजिस्टेंस है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो म्यूटेशन से नहीं है। ये आप लोग बहुत बहुत बार कन्फ्यूज़ करते होंगे कि ये तो चलो मूंग बीन पता चल चुका है कि हाँ वो म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू आपका उसमें या फिर म्यूटेशन के थ्रू आप उसमें रेजिस्टेंस लाते हो, लेकिन वो जो आपका पड़वानी कांति जो है उसमें आप, लेकिन ये म्यूटेशन के थ्रू नहीं, वो आप आई थिंक वाइल्ड वैरायटी से ही लेते हो। और यहाँ पे अगले ही जो आपका हॉटस्पॉट है वो आपको मिल चुका है कि सेवरल वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट हैव बीन शोन टू have certain resistance or resistive character but have very low yield. Hence, there is a need to introduce these resistance gene into the high yielding cultivated variety. और resistance to yellow mosaic virus in भिंडी, तो यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका परवानी कांति जो होता है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कैसे, वो आपका वाइल्ड वैरायटी से लिया जाता है, ना कि वो म्यूटेशन के थ्रू इंड्यूस किया जाता है। तो ये आपका क्या है इसका साइंटिफिक नेम, एबेलमोसस एस्कुलेंटस। तो ये जो आपका भिंडी जो है आपका एबेलमोसस एस्कुलेंटस जिसका कि साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आई थिंक ये साइंटिफिक नेम से भी आपको क्रॉस मैचिंग में क्वेश्चन अगर चाहे तो दे सकता है। वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज, तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ऐसा कि ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपना वाइल्ड वैरायटी से ट्रांसफ़र हुआ है, ना कि म्यूटेशन के थ्रू, लेकिन हाँ इसमें वही येलो मोजाइक वायरस से ही रेजिस्टेंस होगा। एंड रिजल्टेड इन ए न्यू वेराइटी ए एस्कुलेंटस कॉल्ड पड़वानी कांति। तो आपका ये भिंडी का जो वेराइटी है ये भी येलो मोजाइक से रेजिस्टेंस है, जिसका कि नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है पड़वानी कांति। और ये वाइल्ड वैरायटी से इसका ये रेजिस्टेंस का जो गुण है या फिर ट्रेट है ये लिया गया है। ये आपका एक और हॉटस्पॉट आपको मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये कुछ खास नहीं है, मैं एक बार आपको पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद जो 9.2.3 है हम लोग अगले लेक्चर पे कवर करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर पे मैंने वो जो 9.2 वाला जो चार्ट है उसको काफ़ी डिटेल में लिया था, तो 9.1 सॉरी, तो 9.1 वाला चार्ट जो है उसको काफ़ी डिटेल में आपको निमोनिक्स के साथ करवाने की कोशिश किया, तो इसलिए थोड़ा देर हुआ। लेकिन अगले लेक्चर पे जो ये 9.2 होगा इसका मैं कोई निमोनिक्स आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि ये आप लोगों को खुद को करना है। आप ऐसा नहीं है कि किसी के भी ऊपर आप पूरा एकदम डिपेंड कर सकते हैं, आपको खुद से भी कुछ अपना खुद का क्रिएटिविटी होना चाहिए, तो वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको वहाँ पे पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं उसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह या फिर किसी भी जगह का सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जैसे आप लोगों को विपिन भैया का जो चैनल है वो सजेस्ट कर दिया, वहाँ पे मैं वो नहीं करूँगा। आप लोग को खुद को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हर समय डिपेंडेंट हो जाओ, आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है। चलो बहुत ज़्यादा ज्ञान आई थिंक मैंने दे दिया है इस लेक्चर पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि all the above examples involved source of resistance gene that are in the same crop species which had to be bred for disease resistance or in a related wild species। तो बेसिकली वही फिर से सेम बात कर रहा है कि आप उसको रेजिस्टेंस को म्यूटेशन के थ्रू ला सकते हो, या फिर आप उसका वाइल्ड वैरायटी से आप हाइब्रिडाइज करके भी ला सकते हो। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज अचीव्ड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। तो इसमें आपका क्या होता है कि आप इसमें वेजिटेटिव या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते हो, इसमें आपको सेक्सुअल के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। ये बहुत ही नेचुरल है, नेचुरल से बात है कि अगर आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कोई भी अगर आप हाइब्रिडाइज कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें आप असेक्सुअल या फिर जो वेजिटेटिव अगर करोगे तो उसमें तो आपका प्योर लाइन इवॉल्व होगा, उसमें कुछ नया वैरायटी आएगा कहाँ से। तो ये तो हमारा कॉमन बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल इसी के साथ हमारा लेक्चर होगा, ये वाला लेक्चर होगा समाप्त। अगले लेक्चर पे हम लोग ये प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, ये वाला लेक्चर, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अपने जो भी दोस्त जो नीट एस्पिरेंट है, नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, बायोलॉजी को रिवाइज कर रहे हैं, या फिर अगर पढ़ भी रहे हैं, तो मैं काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हुए और एनसीईआरटी को मार्क करते हुए आप लोगों के लिए चल रहा हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।